चलिए बच्चों, बताइए कल आपने क्या क्या पढ़ लिया। मेरा कहना है कि कंपनी लॉ में नया चैप्टर शुरू हो गया। ठीक है, अब सबसे बातचीत हुई कि इस चैप्टर की जो मतलब बेसिकली मैं यूं कहूँ, इसका वेटेज जो है इट इज़ गोइंग टू बी 10 मार्क्स ऑल अराउंड। कम से कम 10 मार्क होगा। इट कैन बी मोर देन 10 मार्क्स, बट इट इज़ अ मिनिमम दैट इज इट इज़ गोइंग टू कैरी आउट इन योर एग्जाम एटलीस्ट 10 मार्क्स। ठीक है, 50 में से 10 मार्क इसके होंगे। ठीक है, मैंने इस चैप्टर को कुछ हिस्सों में बांट भी दिया था। इट वाज बेसिकली प्रोस्पेक्टस, शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट, फेयर इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड डीमेटलाइजेशन एंड ट्रांसफर ट्रांसमिशन एंड अल्ट्रेशन बायबैक एंड ब्ला 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 रिडक्शन। करेक्ट। इतने हिस्सों में बांटने के बाद जब मैंने ये बातचीत की कि साहब सबसे पहले ये शुरू कहाँ से करें हम लोग इस चैप्टर को, तो मैंने गौरव कल ये बातचीत की। बोलो बच्चों। मैंने ये बातचीत की कि सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर रहे हैं कि कंपनी कितने लोगों को इशू लेकर आ सकती है। कंपनी कितने लोगों को इशू लेकर आ सकती है, ये बातचीत हमारी हुई। करेक्ट। तो मैंने आपको कहा कि ये जो इशू लाया जाएगा, ये जो इशू लाया जाएगा, ये किसको लाया जाएगा? या तो पब्लिक को लाया जाएगा, या सिलेक्टेड पर्सन को लाया जाएगा, या फिर मेरा कहना है कि अपने इनको इनको मेंबर्स को एग्जिस्टिंग ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस लाया जाएगा, या फिर मेरा कहना है कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए लाया जाएगा। क्या मैं सही हूँ? जब मैं इतनी बात किया तो मैंने ये भी कह दिया आप लोगों को कि साहब जब पब्लिक को इशू लाया जाता है तो इट इज़ कंसिडर टू बी दी पब्लिक इशू। जब सिलेक्टेड बेसिस पर हम लेकर आते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर मैंने आप लोगों को तीसरा कहा कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल बेसिस पर लाते हैं और फ्री में लाते हैं तो हमने कह दिया आप लोगों को कि यह बोनस इशू कहलाएगा। वहीं मेरा कहना है कि जब पैसों में लेकर आते हैं तो वह राइट इशू कहलाएगा। वहीं मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ के लिए ही लाया जाता है और किसी के लिए नहीं लाया जाता, और उन्हें बेनिफिट देने के लिए लाया जाता है तो बेसिकली वो या तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होता है, या फिर मेरा कहना है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में होता है। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। ठीक है, जब ये कहानी मैंने बातचीत की, जब ये बातचीत मैंने पूरी कर ली, इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि ध्यान से सुनिएगा कि अगर मुझे अब पब्लिक को, क्योंकि सबसे पहला हिस्सा पब्लिक को इशू था, तो मुझे पब्लिक को इशू लेकर आना है तो इट कैन बी डन बाय टू वेज। यह कार्य मेरे द्वारा दो तरीके से किया जा सकता है। यह कार्य मेरे द्वारा दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि पब्लिक इशू को मैं या तो फ्रेश इशू के रूप में लेकर आ जाऊं, या मैं इसे कैसे लेकर आऊं, फ्रेश इशू में, या फिर मैं इसे ऑफर फॉर सेल के थ्रू लेकर आऊं। ऑफर फॉर सेल किस तरीके से अलग है तो मैंने आप लोगों को बोल दिया। ऑफर फॉर सेल की खासियत होती है, ऑफर फॉर सेल की यह खासियत होती है, ध्यान से सुनना, कि वह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स को सम्मिलित करता है। वो किसकी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को सम्मिलित करता है। मेरी बात समझिएगा, करेक्ट है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स को। करेक्ट। इसमें कंपनी खुद नई सिक्योरिटीज क्रिएट नहीं करती। ठीक है, ऑफर फॉर सेल में, जबकि फ्रेश इशू में कंपनी खुद सिक्योरिटीज क्रिएट करती है। किन के लिए? पब्लिक के लिए। इतनी बातचीत आप लोगों से हो गई। बोलो हाँ या ना। जब पब्लिक को इशू लेकर आया जाता है तो जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से लाया जाता है वो बेसिकली प्रोस्पेक्टस कहलाता है। ठीक है, जिसको लेकर नोटिस, सर्कुलर्स, वो सभी इसमें माने जाते हैं, सभी इसमें काउंट होते हैं। ये कहानी भी आपसे बातचीत पूरी हो गई। मैंने कल एक प्रोस्पेक्टस पर ही कहा, मतलब वापस बातचीत शुरू की और प्रोस्पेक्टस को थोड़ी सी डेप्थ में मैं लेकर गया और मैंने कह दिया कि जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप पब्लिक को इशू लेकर आ रहे हो, या दिव्या आप ये कह रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, दिव्या आप ये कह रहे हो कि ये प्रोस्पेक्टस है, तो वो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। और एक इंक्लूड वर्ड शब्द को मैंने यूज किया था, इंक्लूड्स। बोलिए हाँ या ना। मैंने इंक्लूड शब्द का यूसेज आपको सिखाया था। मैंने कहा था कि अगर किसी शब्द में इंक्लूड वर्ड यूज हुआ है, यदि किसी डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब है लॉ भी इस बात से एग्री करता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। लॉ भी इस बात से एग्री करता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, भले किसी भी रूप में अलग हों। पर हाँ, देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन इन बोथ ऑफ दिस।
करेक्ट है। बट हम क्या लगाना चाहते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई है, वेदर इट इज ऑफ चार्ज, वेदर इट इज ऑफ शेयर, वेदर इट इज ऑफ, बोलो, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जो शब्द या यूं कहूं जो प्रोविजंस हम इन शब्दों पर लगाना चाहते हैं, जो प्रावधान हमने इनके लिए बनाए हैं, जो रिक्वायरमेंट हमने इनके लिए बनाई है, चाहे वो शेयर्स के लिए हो, चाहे वो चार्ज के लिए हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टस के लिए हो, वही प्रोविजन, वही प्रावधान, वही रिक्वायरमेंट हम किसके लिए और अप्लीकेबल करवाना चाहते हैं। तो मैंने आपको कह दिया, बोलिए बच्चों, उस दूसरे शब्द पर जिसे इंक्लूड किया गया है, चाहे वह स्टॉक क्यों ना हो शेयर्स के केस में, चाहे वो मॉर्गेज क्यों ना हो चार्ज के केस में, चाहे वो प्रोस्पेक्टस के केस में शेल्फ प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों ना हो। मेरी बात समझ में आई? अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना। करेक्ट है, इतनी कहानी, इसमें कोई डाउट? ठीक, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आज हम आगे बढ़ने वाले हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस पे और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे। करेक्ट, क्या यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है? अब चलिए, अब मैं आगे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे जो बातचीत चल रही है प्रोस्पेक्टस के कुछ अगले हिस्सों की, जिसके थ्रू क्या आता है, इशू लाया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अब हम बात कर रहे हैं एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। ठीक है, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेल्फ प्रोस्पेक्टस को बताता है। अब आप पहले सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है। क्या कहना है मेरा, कि जब बेसिक क्या होता है बच्चों, कि जब जब कंपनी पब्लिक को इशू लेकर आती है, क्या होता है कि जब जब कंपनी पब्लिक को इशू लेकर आती है, करेक्ट है, तो उसे हर बार नया प्रोस्पेक्टस लाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आज एक इशू लेकर आया तो मैं प्रोस्पेक्टस लेकर आया। ठीक है, फिर 6 महीने बाद मैं फिर एक बार इशू लेकर आया तो मैं प्रोस्पेक्टस लेके आया। इसका मतलब क्या, कि जब जब पब्लिक इशू लेकर आते हो तब तब आपको क्या लेकर आना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस लेकर आना पड़ता है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पब्लिक को इसी के माध्यम से आपके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, ऑफर दिया जाता है। ये बात क्लियर? पब्लिक को इसी के माध्यम से ऑफर दिया जाता है, या यूं कहूं इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे शेयर्स खरीदने के लिए हमें अप्लाई करें। करेक्ट, तो फिर शेल्फ किस तरीके से अलग होता है, शेल्फ में क्या खासियत होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब समझिएगा, जब एक से ज्यादा इशू, एक से ज्यादा इश्यूज एक स्पेसिफाइड टाइम के अंतर्गत बिना फर्दर प्रोस्पेक्टस फाइल किए, मतलब एक ही प्रोस्पेक्टस से, जब एक से ज्यादा इशू एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंतर्गत जब लाए जा सकते हैं, तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम कहेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस। मेरी बात समझ में आई क्या? फिर से क्या कहना है मेरा, ध्यान से सुनना। बोलो बच्चों, मैंने क्या कह दिया, कि जब, वैसे तो जनरल क्या होता है कि एक जब जब पब्लिक इशू लेकर आओगे तब तब ये हमेशा रिक्वायरमेंट होगी कि आपको दिव्या क्या करना पड़ेगा बेटा, अरे बोलो बच्चों, जब जब पब्लिक इशू लेकर आओगे तब तब ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको हमेशा पूरी करनी है इन केस ऑफ पब्लिक इशू। पर जब मैं बार बार इशू लेकर आता हूं और बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करता हूं तो मुझे दिक्कत होती है।
इसका मतलब क्या मैं एक ही प्रोस्पेक्टस से एक से ज्यादा इशू लेकर आ सकता हूं एक स्पेसिफाइड पीरियड में? तो उन्होंने कहा हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे प्रोस्पेक्टस को हमने क्या नाम दे दिया? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। मेरी बात समझ में आई? तो पहली बेसिक बात कि जब भी पब्लिक को आपके द्वारा इशू लाया जाएगा, इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि आप क्या करेंगे? बोलिए। आरओसी को प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करवाएंगे, उसी के बाद इशू लेकर आएंगे, अन्यथा नहीं लेकर आ सकते। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा मेरा क्या कहना है कि अब मैं चूंकि बार बार इशू लेकर आता हूं एक स्पेसिफाइड टाइम में, और मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करवाऊं, तो मैं एक ही प्रोस्पेक्टस आरओसी को रजिस्टर करके इशू ज्यादा बार भी ला सकता हूं, और ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम कहेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं लिखता हूं शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होगा। मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं बच्चों कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होगा, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मीन्स अ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस, ध्यान से सुनिएगा, through which issuer may come up with more than one issue within specified time। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके माध्यम से इशूवर एक से ज़्यादा इशू लेकर आ सकता है स्पेसिफाइड टाइम में, उस प्रोस्पेक्टस को हम कहेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 31 में। सर हम सेक्शन 31 देख रहे हैं अगर बेयर एक्ट में, तो नहीं दिखाई दे रहा है। सेक्शन 31 के सबसे आखिरी में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें देखिएगा। सेक्शन 31 में सबसे आखिरी में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड इट। बात समझ में आई? बोलिए। अब प्रश्न है कि इस प्रोस्पेक्टस का मतलब तो क्लियर है कि साहब जिसके माध्यम से एक से ज्यादा इशू लेकर आ जाएं, ठीक है, वह शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। आपको बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग which make it easy for a company to come up with more than issue by a single prospectus। ठीक है, पर दूसरी बात जो मुझे बातचीत करनी चाहिए वो मुझे बोल देना चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चों, कि क्या हर कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस लाने के लिए एलिजिबल है? क्या हर कंपनी के पास इस तरह का ऑप्शन है क्या कि वह क्या कर सकती है, एक ही प्रोस्पेक्टस से एक से ज्यादा इशू लेकर आ सकती है? तो मेरा कहना है कि यह सबके लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे बात करनी चाहिए एलिजिबल कंपनीज की। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि एलिजिबल कंपनीज, हर एक कंपनी, ध्यान रखिएगा बच्चों, मेरा कहना है इज नॉट एलिजिबल टू हैव इश्यूज बाय शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक से ज्यादा इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस से वो लेकर आ सकती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एलिजिबल कंपनीज हैं जो बताई गई हैं। कौन सी? विच आर so specified by सेबी। जो किसके द्वारा स्पेसिफाई की जाती हैं बच्चों? सेबी के द्वारा। जनरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंतर्गत आते हैं, पर सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंतर्गत आते हैं ऐसा नहीं है। सेबी, ध्यान रखिएगा, समय समय पर इन कंपनियों को बदलती रहती है। बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस हमें यह बात ध्यान रखना है कि हर कंपनी नहीं,
सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड कंपनीज, ठीक है, जिस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से एक से ज्यादा इशू लेकर आ सकती हैं, ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, मैं come up with issue by shelf prospectus which remains valid for the period of 1 year from the date of opening of first issue। ये 1 साल का समय ध्यान रखिएगा कहां से काउंट किया जाएगा। ये 1 साल का समय ध्यान रखिएगा फर्स्ट इशू जब ओपन किया जाएगा, जब फर्स्ट इशू ओपन किया जाएगा वहां से काउंट होगा। इसका मतलब मैंने क्या कहा था यहां पर, एक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अरे बोलो, ठीक है, जहां पर आप एक ही प्रोस्पेक्टस से एक स्पेसिफाइड टाइम में एक से ज्यादा इशू ला सकते हो, तो ये स्पेसिफाइड टाइम क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमम 1 ईयर। बोलो, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कहा, कब से शुरू होगा, कब से ये कमेंस होगा, तो मेरा कहना है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू। जिस दिन पहला इशू ओपन हुआ है नव्या सराफ, उस दिन से बेटा ध्यान रखना कि आपका क्या किया जाएगा बेटा, 1 ईयर कमेंस किया जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट इशू में तो आप जानते हो साहब, पहली पहली बार हर चीज अच्छी होती है, ठीक है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चीजें अच्छी है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हो सकता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में किसी प्रकार का चेंज आए। अब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप समझ लीजिए बेसिकली कि एसेट्स, लायबिलिटीज या चार्ज की पोजीशंस। चार्ज मतलब आप समझते हैं लोन लेना, जिसमें अपन ने कल बातचीत की थी, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। बोलो हाँ या ना, करेक्ट। तो मेरा कहना है कि हो सकता है फर्स्ट इशू के बाद से सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू में किसी प्रकार का चेंज आए, ठीक है। और ये चेंज आए, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि आपके द्वारा ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक तो भेजी जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन्होंने पहली बार में पैसा नहीं लगाया था, फर्स्ट इशू में पैसा नहीं लगाया था, वो सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू में पैसा लगाएं। यह भी संभव है कि वह सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू में पैसा लगाएं। इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है, करेक्ट। तो इसका मतलब मुझे क्या कह देना चाहिए बच्चों, इसका मतलब मुझे ये कह देना चाहिए कि सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू में जो चेंजेस आए हैं या जो आ सकते हैं उसकी जानकारी देना चाहिए, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट इशू, इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट इशू, कंपनी shall file information memorandum at least 1 month prior to the subsequent, क्यों कहूँ, सेकेंड और सब्सिक्वेंट इशू।
which shall contain change in financial position, including position of charge from previous issue। जो भी पहले इशू आ गया था उससे लेकर अब तक जितने भी चेंजेस आए हैं इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताए जाएंगे। और ये कौन से फॉर्म में होगा बच्चों? बोलो, विच फॉर्म इट वुड बी। ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो होता है फॉर्म नंबर PAS 2 में। ठीक है, चलिए, इससे पहले कि आपके मन में ये सवाल आए कि सर PAS का मतलब क्या होता है, 2 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी है उसको मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। मुझे प्रश्न पूछा गया है कि फिर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करेगी जब उसके पास शेल्फ प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है। मतलब मुझे कहना चाहिए बेटा कि मैंने ये कहाँ कहा है कि हर कंपनी के पास ये ऑप्शन है। आई एम नॉट बेसिकली सेइंग दैट एवरी कंपनी हैज दिस ऑप्शन, बिकॉज मैंने क्या कहा है, एलिजिबल कंपनीज वही हैं जो सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड हैं। पहली बात, इसका मतलब दिस इज नॉट द ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी। यह ऐसा मामला नहीं है बच्चों जो हर एक कंपनी के पास अवेलेबल है। दिस इज नॉट अ मैटर और ऑप्शन और चॉइस और फैसिलिटी अवेलेबल टू एवरी कंपनी, ऐसा नहीं है। दूसरा, जिनके पास मान लो है, जिनके पास मान लो है पर उनको एक से ज्यादा इशू लाने ही नहीं है, उनको जब एक ही इशू लाना है, दिस इज अ प्रीफिक्स्ड, तो फिर देयर इज नो नीड टू कम अप विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज आल्सो अ टाइप ऑफ चॉइस अवेलेबल टू सर्टेन कंपनीज। अगर उनको ऐसा लगता है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज सुटेबल फॉर देम तो गो विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आपको अगर ऐसा नहीं लगता कि देयर इज नो नीड, अरे बोलो, तो फिर क्यों शेल्फ प्रोस्पेक्टस? अब मुस्कान, दिस इज समथिंग जो तुम लोग ये जो प्रश्न पूछे हो ना कि ऑन व्हाट बेसिस से भी स्पेसिफाइड द कंपनी। अब मुझे एक बात बताओ कि जिनको जितनी नीड होती है उनके हिसाब से सेबी स्पेसिफाई करेगी, पहली बात। जिनकी जितनी रिलायबिलिटी होती है उनके हिसाब से सेबी स्पेसिफाई करेगी। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा बैंक PFI को ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों उन्हीं को क्यों स्पेसिफाई किया जाता है? बिकॉज उनको वो फाइनेंशियल मार्केट में रन कर रहे हैं। अरे बोलिए, उनको पैसा का लेना देना ज्यादा है, तो वो समय समय पर उनको पैसों की आवश्यकता पड़ती है। आज है, फिर 3 महीने बाद फिर हो सकती है, फिर 3 महीने बाद भी हो सकती है, और आज जरूरत नहीं है पूरे पैसों की, 3 महीने के बाद होगी। ठीक है क्या? तो नीड्स के बेस पर डिसाइड किया जाएगा, और मुझे बोल देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी कि इनको पैसा उठाने को तो बोल दिया, भाग नहीं जाए कहीं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो फिर से वापस से मैं बता रहा हूं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जिससे एक से ज्यादा इश्यूज एक ही बार में प्रोस्पेक्टस फाइल करके कंपनी ला सकती है। पर ये समस्त कंपनियां या सारी कंपनीज इस तरह से इशू नहीं लेकर आ सकती। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। थर्ड वन, वही कंपनियां लेकर आ पाएंगी जो सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड है। ठीक है, इट रिमेन्स वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, बट दिस 1 ईयर शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू। थर्ड, फोर्थ, मैंने कहा कि सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू वेन एवर यू आर कमिंग अप विद, देयर वुड बी या देयर मे बी सर्टन चेंजेस। कई चेंजेस इस दौरान हो सकते हैं, और ये चेंजेस किससे संबंधित हो सकते हैं? तो मेरा कहना है कि चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, चार्ज से संबंधित पोजीशन,
तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल प्रोविजन बना बैठे हैं, हम एक जनरल प्रोविजन बना बैठे हैं। और जनरल प्रोविजन हम क्या बना बैठे हैं बच्चों, बोलिए। जनरल प्रोविजन हम ये बना बैठे हैं कि आपके द्वारा क्या किया जाएगा, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया जाएगा फॉर्म नंबर PAS2 में। PAS2 कहां से लाया हूं मैं आपको बता रहा हूं, कुछ समय इंतजार कर, ठीक है। 1 month प्रायर टू दी ROC, करेक्ट। चलिए एक बात और, अब क्या होता है कई बार, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कई बार कोई व्यक्ति फर्स्ट इशू के दौरान ही सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू के लिए पैसा दे देता है। बोले फर्स्ट इशू तो ठीक है, फर्स्ट इशू में मुझे मिल जाए तो बहुत है, अच्छी बात है। पर फर्स्ट इशू में अगर मुझे नहीं मिले, आप फर्स्ट इशू में मुझे नहीं दे पाओ, तो मुझे सेकंड में प्रायोरिटी दे देना। क्यों? क्योंकि मैं पहले आया हूं, पहले आओ पहले पाओ, करेक्ट। पर उसने चूंकि एडवांस पैसा मुझे दे दिया था, उसने मुझे एडवांस पैसा दे दिया था इशू लाने से पहले ही, और पैसा लेने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि पोजीशन में चेंज आ गया, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन है, चेंज इन चार्ज पोजीशन है, मेरी हालात पहले कुछ और थे, ठीक है, और अब कुछ और है। बोलिए हाँ या ना, सही बात बोल रहा हूं। तो इन सब केसेस को ध्यान रखिएगा। बेसिकली उनका कहना है कि अगर पहले पैसा ले लिया और बाद में किसी प्रकार का चेंज है, तो जिसने पहले पैसा दिया है ही शुड बी गिवन ऑप्शन, उससे यह चॉइस दी जानी चाहिए कि वह चाहे तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, और अगर वो ऐसा बोलता है कि जस्ट मुझे मेरा पैसा रिफंड कीजिए, तो ध्यान रखिएगा दिस अमाउंट शैल बी रिफंडेड विद इन 50। बरोबर। तो क्या लिखा जाए यहां पर शास्त्री जी, इन केस ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड प्रायर टू द subsequent issue and there is change in financial position, then in such case such person shall be given an option to withdraw his money and in case such person exercise this option, then amount shall be refunded within 15 days. Amount shall be refunded within 15 days. बोलो हाँ या ना। चलिए अब मैं एक बेसिक बात और आपसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक, पहला तो आपने कह दिया मीनिंग, दूसरा कह दिया एलिजिबल कंपनीज, तीसरा आपने कह दिया वैलिडिटी, चौथा मैंने कह दिया एडवांस मनी, करेक्ट। इन केस एडवांस मनी रिसीव्ड प्रायर टू सब्सिक्वेंट इशू, मिश्रा जी सुनिएगा, इन केस एडवांस मनी रिसीव्ड प्रायर टू सब्सिक्वेंट इशू एंड देयर इज अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, then in such case such person shall be given an option to withdraw his money and in such case such person exercise this option, in case such person exercise this option, अगर ऐसा व्यक्ति ऑप्शन एक्सरसाइज करता है और पैसा विड्रॉ करना चाहता है, तो उससे 15 डेज में ये पैसा दिया जाए। पर ये किस पर एप्लीकेबल है? जिन्होंने एडवांस पैसा दिया है प्रायर टू दी सब्सिक्वेंट इशू।
ठीक है, और पोजीशन में चेंज भी आया है, तो ऑप्शन देना जरूरी। अब सुनना, फर्स्ट टाइम तो क्या फाइल हुआ है गौरव? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करेक्ट है, उसी पर भरोसा करके लोगों ने पैसा लगा दिया। पर जब सब्सिक्वेंट इशू आया तो क्या गौरव सिर्फ उन्होंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस को पढ़कर ही पैसा लगाया है क्या? आमतुल्ला बताना बेटा, पहला इशू तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़कर ही उन्होंने पैसा लगा दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा कहना है बेटा कि जब सब्सिक्वेंट इशू आया है, आर्ची अमीशा ध्यान से सुनो, जब सब्सिक्वेंट इशू आया है तो मेरा कहना है कि उन्होंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़कर ही पैसा नहीं लगाया, उन्होंने इसके साथ क्या पढ़ा था? अरे बोलो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी पढ़ा था, अरे हाँ या ना? तो सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू में प्रोस्पेक्टस क्या होगा? इन सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू प्रोस्पेक्टस क्या होगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बोलो, इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट इशू, प्रोस्पेक्टस इज इक्वल टू, बोलो, इक्वल टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड या प्लस इंफॉर्मेशन मेमो। अब बच्चों के मन में सवाल ये आएगा, बच्चों के मन में सवाल ये आएगा, क्या आएगा? कि सर इसको लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? Why this provision has been enacted? इस तरह से शब्दों को यहां पर मेरा कहना है लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनना, मैंने क्या कहा था कि प्रोस्पेक्टस शब्द का प्रयोग में शेल्फ और रेड हेरिंग भी शामिल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लायबिलिटी है, ठीक है, सिविल या क्रिमिनल, क्योंकि हो सकता है अपन ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, कुछ झूठ बोल दिया है, धोखाधड़ी की है, बहुत सारी बातें की है, ठीक है। जैसे किसी से भी पूछोगे नाहटा पर रिसेप्शन पे, तो बोले श्रेयान सर कैसा पढ़ाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? श्रेयान सर वाह वाह और वाह। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी फैकल्टियाँ सबसे अच्छी हैं, कोई अपनी बुराई क्यों करेगा भला, बोलिए। पर मान लो आप भी जानते हैं कि श्रेयान सर बहुत बुरा पढ़ा रहे हैं, करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या आपके साथ धोखा हुआ है, तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट्स, ठीक है, यही होता है। तो कोई भी प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन ना दे, न ही शेल्फ में दे, न ही रेड हेरिंग में दे, क्लियर है, यही होना चाहिए। तो क्या वह, ध्यान से सुनिएगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में तो गलत नहीं देता, पर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में गलत देगा तो चलेगा क्या? ऊपर वाले ने कहा नहीं साहब, नहीं, इसे भी प्रोस्पेक्टस में शामिल किया गया है, इसलिए मैंने क्या कह दिया कि प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स शेल्फ एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फॉर द सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, न सिर्फ आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कोई गलत बात नहीं लिख सकते, बल्कि आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में भी कोई गलत बात नहीं लिख सकते। इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट आपको प्रोस्पेक्टस के लिए या शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए सेटिस्फाई करनी है, वही आपको रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए भी सेटिस्फाई करनी है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से कोई भी झूठ कहीं भी किसी भी रूप से नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिख सकते, न ही शेल्फ में, न ही प्रोस्पेक्टस में, और न ही बच्चों इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। गेटिंग माय पॉइंट? अलग से एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, अलग से एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मेरा कहना है कि अलग से एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोलो बच्चों, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को बताओ। क्या पूछा जा सकता है? कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को बताओ, तो आपको ये लिख कर आना है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल क्या है बच्चों? अब आपके मन में जो सवाल है वो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको ये पता करना पड़ेगा कि PAS क्या होता है। ठीक है, बाकी तो मेरी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। यू हैव नाउ अंडरस्टूड द प्रोस्पेक्टस एज वेल एज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज़ अ वेरी जनरल वर्ड बेसिकली जिसके माध्यम से हम पब्लिक को ऑफर करते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज प्रोस्पेक्टस। लेकिन शेल्फ की एक और खासियत है जहाँ एक से ज़्यादा इशू आप एक ही डॉक्यूमेंट के माध्यम से या प्रॉस्पेक्टस के साथ लेकर आ सकते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम में। वो कंपनियां जो सेबी के द्वारा अथोराइज्ड हैं तो वो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। चूंकि चेंज हुआ है पोजीशन में, दैट इज वाई इन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के केस में एक नया फंडा और आ जाता है, दैट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और हमने ये सीख लिया कि वो कौन से फॉर्म में होता है, दैट वी हैव अंडरस्टूड इट इज इन PAS। करेक्ट। अब चलिए आपसे ज्ञान की बात की जा रही, अब आप समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कई समझदार बच्चे मौजूद हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, जो क्या कह रहे हैं कि साहब कंपनीज एक्ट में कई चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बरोबर, फिफ्थ, कई चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, ठीक है। दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मैं सच कह रहा हूं बच्चों, चाहें तो आप चेक कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। आप लोग अगर बेयर एक्ट से पढ़े हों तो उससे भी चेक कर लीजिएगा। पांचवा है डिपॉजिट। इस तरह से देर आर हाउ मेनी चैप्टर्स, देर आर 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर? 29 चैप्टर्स हैं। 29 चैप्टर्स आर देयर दिस वे, करेक्ट। प्रीलिमिनरी में 1 और 2 सेक्शन आते हैं, इनकॉर्पोरेशन में 3 से लेकर 22 तक आते हैं, यहाँ 23 से लेकर 42 तक आते हैं, ठीक है। यहाँ फिर मान लो 43 से लेकर 72 तक आते हैं, ठीक है। यहाँ 73 से लेकर 76 तक आते हैं, ए तक आते हैं, ठीक है। सर हमको ये याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं बच्चों, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट एज सच कि आपको ये याद करना है, ठीक है। पर एक कॉन्सेप्ट है जो इससे संबंधित है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैंने तुम्हें कहा था कि कंपनीज एक्ट में या किसी भी एक्ट में जब भी गौरव मिश्रा क्या वर्ड यूज होता है? प्रिस्क्राइब्ड। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर रूल बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे? रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो सेक्शन 266 इसकी बात नहीं करता। 266 तो बेटा ओमिट हो चुका है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। इट इज 469 मुस्कान, इट इज 469 मुस्कान, 469। 266 क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे याद आया? नहीं, तो अब रूल तो बनाए गए, करेक्ट है, जहां जहां प्रिस्क्राइब वर्ड यूज किया गया। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं मुस्कान, प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग, हाँ प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग 2 का क्लॉज 66 है। ब्रैकेट में 66 भी लिखो मुस्कान, 2 का क्लॉज 66, ठीक है। तो ब्रैकेट में करो उसे बेटा, ठीक है। मैं सेक्शन 266 समझ रहा हूं। चलिए तो सुनना, हर एक चैप्टर के लिए क्या किया गया, कई बार प्रिस्क्राइब वर्ड यूज हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, इस चैप्टर के लिए जितनी बार भी प्रिस्क्राइब वर्ड यूज हुआ है उसके लिए क्या लिख दिया? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। उसके लिए क्या बोल दिया? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। इसमें प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब सेक्शन नंबर 23 से लेकर 42 तक, मतलब 23 टू 42, जहां पर भी क्या वर्ड यूज हुआ? प्रिस्क्राइब्ड। उन्होंने क्या बना दिया? कंपनीज प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स, ठीक है। जब मैं तीसरे की बात करने लगा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की, तो उन्होंने क्या बना दिया? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स।
इसका मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या किया, हर एक चैप्टर में जहां जहां भी वर्ड प्रिस्क्राइब यूज हुआ है उनके लिए नव्या क्या कर दिया, एक अलग से रूल बना दिया। हर एक चैप्टर के लिए अलग से रूल बना दिया। और उन्होंने क्या कहा, हर एक चैप्टर के लिए बोल रहा हूं, मतलब 3 से लेकर 22 सेक्शन तक के लिए, जैसे 23 से लेकर 42 सेक्शन तक के लिए क्या बना दिया, एक पूरा सेट ऑफ रूल्स बना दिया। और उसमें इन सेक्शंस में जहां जहां भी प्रिस्क्राइब वर्ड यूज हुआ है उनके लिए क्या दे दिए बच्चों, उनके लिए रूल्स दे दिए। बात समझ में आई? ठीक है। और ध्यान रखना बच्चों, इन्हीं चैप्टर्स में ठीक है, जहां जहां भी कोई फॉर्म यूज हो रहा था को कैसे बना डाला, उनको उन्होंने कैसे लिख दिया, तो मुझे बोल देना चाहिए उससे संबंधित उन्होंने नाम दे दिया। वो दे दिया, इधर दे दिया PAS। मतलब इस चैप्टर में जितने भी फॉर्म फाइल होंगे वो PAS से होंगे। PAS का फुल फॉर्म है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बात समझ में आई? इस चैप्टर में जो भी, नहीं इधर आएगा ना PS, इस चैप्टर में जो भी होंगे वो PAS से होंगे, इस चैप्टर में जो भी होंगे वो SH से होंगे। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स है। इस चैप्टर में जो भी फॉर्म्स आएंगे वो DPT से आएंगे, डिपॉजिट का। इस चैप्टर में जो भी फॉर्म आएंगे वो INC से आएंगे। उम्मीद करता हूं बातचीत समझ में आ रही है। अब इसका मतलब चैप्टर के नाम से ही चैप्टर के लिए रूल्स बनाए गए हैं, और उन्हीं नाम के आधार पर या उसी नाम के आधार पर मेरा कहना है कि उस चैप्टर में यदि कोई फॉर्म है तो उसका भी नाम दिया गया है, चाहे वह 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये बात तय है कि आज के बाद अगर कोई फॉर्म बोलता है INC तो समझना ये इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर का फॉर्म है। यदि कोई बोले PAS तो समझना ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के चैप्टर का फॉर्म है। यदि कोई बोले SH तो समझ लेना ये शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के अंतर्गत यूज होने वाला फॉर्म है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है मेरी। बोलो बच्चों बोलो। तो दिस इज हाउ बेसिकली द एक्ट हैज बीन फ्रेम्ड। इस तरह से एक्ट को बेसिकली बच्चों बनाया गया है। एक और सेक्शंस, दूसरी और रूल्स, और तीसरी और फॉर्म्स। उम्मीद करता हूं ये बात 100% यह बात ठीक। तो यहां पर कौन सा फॉर्म है, ये PAS2 फॉर्म है बच्चों जो यूज हुआ है प्रोस्पेक्टस इसका। ऐसे जब जब मौके आएंगे तब मैं आपको सारे फॉर्म्स पढ़ाऊंगा। PAS1 मेरे सिलेबस में नहीं है बेसिकली, PAS1 रोहित सर के सिलेबस में है, तो वो आपको पढ़ाएंगे। बेसिकली रिलेट्स टू सेक्शन नंबर 27 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किससे संबंधित है? बोलो। सेक्शन 27 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से संबंधित है। वो कौन सा? PAS1। इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं, मेरे सिलेबस में नहीं है। करेक्ट? आमतुल्ला कोई डाउट? आमतुल्ला बोहरा। ठीक। तो मैंने दूसरी चीज आपको सिखा दी। एक सिखा दिया प्रोस्पेक्टस 2 का क्लॉज 70 कल, दूसरा मैंने आपको सिखा दिया रेड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और इसके साथ ही मैंने आपको यह भी सिखा दिया कि किस तरीके से एक्ट बना हुआ है, किस तरीके से रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब समझना। किसी को डाउट है क्या सर हर चैप्टर के लिए रूल्स बने हुए हैं? ऐसा नहीं है। इसका मतलब सर, अरे मैंने कहा जिस चैप्टर में सेक्शंस में प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज होगा तो रूल्स बनाए जाएंगे, प्रिस्क्राइब वर्ड यूज ही नहीं होगा तो रूल्स बना के करेंगे क्या? ठीक है, पक्की बात। पर कई बार एक एक चैप्टर में एक से ज्यादा रूल्स भी बनाए, एक से ज़्यादा रूल्स भी बनाए गए हैं कई चैप्टर्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ऐसा नीड थी। ऐसी क्या थी? नीड थी। तो कई चैप्टर में ऐसा भी है बच्चों कि एक से ज़्यादा रूल्स भी हैं। जो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस पर स्पेसिफिक सेक्शन बना दिए हैं या रूल बना दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हर चैप्टर के लिए एक रूल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चैप्टर के लिए एक ही रूल होगा, ऐसा भी नहीं है। फिर से, हर चैप्टर के लिए रूल्स होगा, ऐसा भी नहीं है। और हर चैप्टर के लिए एक ही रूल होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स के लिए बिल्कुल ही रूल नहीं है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा भी रूल्स बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूं दिस इज हाउ आई एम 100% क्लियर।
एम आई क्लियर दिशा गुप्ता? बोलो बच्चों। आयुषी, आर्ची, लविका, मिश्रा जी, सलोनी राठौर, याशिका। बच्चों जितना बुरा मैं दिखता हूँ उतना बच्चों हूँ नहीं, ठीक है? मैं सिर्फ चेहरे से बुरा दिखता हूँ, है ना? अब क्या है बच्चों, बेसिकली आई एम अ फैकल्टी ऑफ सी एस प्रोफेशनल एंड सी ए फाइनल स्टूडेंट्स, है ना? मैं सी एस प्रोफेशनल और सी ए फाइनल को पढ़ाता हूँ। तो मेरे चेहरे पर है ना, मुझे सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है, मतलब यू विल नॉट फाइंड हैप्पी फेस। करेक्ट है? क्योंकि अब मैं क्या करूं बच्चों, हमारा नेचर ही ऐसा हो गया है कि हम लोगों को प्रोफेशनल और सीए फाइनल के बच्चे होते हैं ना बेटा, तो उनको थोड़ा सा उसी मोड में पढ़ाना पड़ता है, सिंसियर मोड में। तो यू विल फाइंड मी कि मैं ऐसा, अरे ये क्या खड़ूस बंदा दिख रहा है सामने, बिल्कुल हंसता भी नहीं है। एक बच्ची ने तो मुझे कमेंट भी दिया था, आज से 5 साल पहले एक मूवी आई थी अ, अक्षय कुमार की, कभी हंस भी लिया करो। अक्षय कुमार नहीं था, अजय देवगन था। तो उस बच्ची ने मुझे कहा था कभी हंस भी लिया करो। सीए फाइनल में क्या पढ़ाते हैं बेटा? सीए फाइनल में आई एम यूज टू टेक कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। हाँ, सन ऑफ सरदार अजय देवगन, बिल्कुल। ये 2015 के आसपास की बात है, एक बच्ची ने मुझे कहा था। दिट वॉज 2015 की बात है ये, या 2016 की शुरुआत की भी हो सकती है। चलिए खैर, तुम लोगों तो क्या मूवीज, तो तुम लोग, सर हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। अरे नहीं सौम्या, देर इज नो नीड एज सच टू डू बी लाइक दिस, ठीक है? वो तो क्या है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता बच्चों, ठीक है? चलिए, अब अपन बातचीत कर रहे हैं सेक्शन अगले की। ठीक, समझना। अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 32 की, जो किससे डील करता है? आरएचपी से। अब समझना, आरएचपी का फुल फॉर्म क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आरएचपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आरएचपी का फुल फॉर्म है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। चेतन सिंह, आप 45 मिनट लेट हैं मेरे दोस्त। चेतन सिंह पटदौर, सुन रहा है ना तू? तो मैंने क्या कहा? लाला 45 मिनट लेट है बेटा। सर मने नहीं पता था कि 9 बजे है क्लास। क्यों? मुझे नहीं पता था सर कि 9 बजे ही है क्लास। ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग देखा जाए, क्योंकि शेल्फ प्रोस्पेक्टस की भी शिवानी कुछ खासियत थी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की भी बेटा मेरा क्या कहना है, कुछ खासियत थी कि एक से ज्यादा इशू के लिए काम आ जाए तो वो शेल्फ होता है, ठीक है? अरे यशस्वी मैडम, हमने कल आपको कहा था कि शेड्यूल कुछ भी आए उससे लेना देना नहीं है। आज वापस मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कल ही बात कर दी थी। अच्छा सर, कल से वापस स्टार्ट करोगे? आई एम न्यू स्टूडेंट टुडे। खुशी, माय मिस्टेक बेटा, मुझे पता नहीं था कि यू आर न्यू वन। बेसिकली इट वाज द शेड्यूल, की शेड्यूल कुछ भी आए मैं 9 बजे से ही बैच लूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। कल से बैच वुड बी डेफिनेटली ऑन 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है? ये कल 9 बजे ही रहेगी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको दोबारा नहीं बोलूँगा। मैं उनको भी इन्फॉर्म नहीं करता हूँ जो मैनेजमेंट देखते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल बिटवीन यू एंड मी। ये आप में और हमारे मध्य किया जा रहा कोऑर्डिनेशन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आई डोंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट इनटू इट। मैनेजमेंट जो कर रहा है करने दो, मैं अपने बच्चों के साथ काम, ठीक है? तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। दिस इज समथिंग, श्रेयांश सर ने ये बोल दिया, मैनेजमेंट कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कल या कल से डेली, हाँ कल या कल से डेली, बिल्कुल 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 100% ऐसा ही है। 9 बजे से ही रहेगी बैच। अगर चेंज करूंगा तो मैं बोलूंगा आपको, एक बात ध्यान रखना, आई विल बी टेलिंग यू, मैं बोलूंगा आपको कि चेंज होगा। अदरवाइज आप समझ लीजिए श्रेयांश सर ऐसे ही हैं बच्चों, श्रेयांश सर ऐसे ही हैं, ठीक है?
मेरे बारे में सुनना किसी से, मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट, आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 years, 7.5 साल हो चुके हैं, जिससे पूछोगे वो गाली देगा, बिल्कुल बेझिझक बेधड़क। खुशी, वो रिकवरी मिलेगी बेटा, ऑनलाइन है आपको, ठीक है, तो ऑनलाइन रिकवरी आपको मिल जाएगी। चलिए, अब बातचीत चल रही है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पर। सबसे पहले हम इसका, गौरव मेरे दोस्त, मीनिंग देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मीनिंग। आयुष मिश्रा, ध्यान से सुनना। मुझे बोलना चाहिए कि जब आपके द्वारा जो इशू लाया जा रहा है, सुनना मेरी बात, उसमें कितने अमाउंट का इशू लाया जा रहा है, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ शेयर्स का इशू लाया जा रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती, पहली बात। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आप प्राइस भी शुरुआत में फाइनल डिसाइड करके नहीं बताते। फिर से, जिस प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत इशू प्राइस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब फिक्स प्राइस नहीं होता है, तथा जिसमें इशू की साइज, इसका मतलब है क्वांटम ऑफ इशू, ठीक है, या तो नंबर में या अमाउंट में नहीं बताई जाती, तो उसे हम कहेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंतर्गत मेरा कहना है इशू प्राइस तथा इशू साइज की संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती, उसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रश्न है पहला कि सर प्राइस की जानकारी क्यों नहीं दी जाती? समझना, क्योंकि प्राइस हम फिक्स नहीं करते दोस्तों, क्योंकि प्राइस हम फिक्स नहीं करते दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वी डू नॉट फिक्स प्राइस। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपनी बिडिंग लगाते हैं। क्या करते हैं? अपनी बिडिंग लगाते हैं। श्रेयांश सर की बैच है, ठीक है, कौन कितनी फीस पे करेगा? प्रांजल शर्मा बोलता है सर 2 रुपए महीना, ठीक, खुशी नागर बोलती है सर 5 रुपए महीना, और हमारा आयुष मिश्रा क्या बोला? सर हमको पैसे चाहिए। बोले, मैंने कहा क्यों? बोले आपसे पढ़ रहे हैं, रिस्क हम ले रहे हैं, तो पैसा किसको मिलना चाहिए? तो मैंने कहा बिल्कुल सही, तो ये तो 2 रुपए 5 रुपए महीने मुझे देने को तैयार हैं, और आयुष मिश्रा मुझसे 5 रुपए महीने मांग रहा है। बोले सीखोगा कौन? मैंने कहा हाँ मैं भी सीखूंगा। बोले टीचर, टीचर नहीं सीखता है क्या स्टूडेंट से? मैंने कहा नहीं सीखता है। तो बोले हमको पैसे चाहिए क्योंकि रिस्क तो हम ले रहे हैं। हाँ या ना आयुष? आयुष मिश्रा, अरे बिल्कुल सर, सही, बिल्कुल पक्का। तो क्या किया जा रहा है? आपके द्वारा एक बिडिंग लगाई जा रही है, 1 रुपए महीना, 2 रुपए महीना, 3 रुपए महीना, 4 रुपए महीना, 5 रुपए महीना। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो आप बिडिंग लगाते हो, इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिडिंग एक प्राइस डिसाइड होगा, और इसी को कहा जाता है बच्चों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू की शुरुआत में प्राइस डिसाइड नहीं करते। इशू की शुरुआत में प्राइस डिसाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा डिसाइड करवाते हैं। पक्की बात? ये पहला, ठीक है। चूंकि इशू प्राइस बेसिकली डिफर करता रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्वांटम ऑफ अमाउंट, क्वांटम ऑफ अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर्स कम ज्यादा होते रहते हैं। सर ऐसा क्यों? क्वांटम ऑफ अमाउंट क्यों कम ज्यादा होता रहता है, समझना। मान लो मैंने कह दिया था 10,000 शेयर्स इशू करूं, ठीक है, आपने बोली लगाई 5 रुपए शेयर्स की, तो प्राइस क्या हो गया? 50,000 का अमाउंट आ गया इशू, ठीक है। पर वहीं अगर आप बोली क्या लगा देते, 6 रुपए लगा देते, तो कितने का इशू हो जाता? 60,000 का। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब चूंकि प्राइस क्या है, फिक्स नहीं है, क्वांटम या नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट फिक्स नहीं किए जा सकते, करेक्ट। इसलिए इस प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कौन सी कंपनियां इसे लेकर आ सकती हैं, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, तब तक के लिए रुकिए, पहले अपन मीनिंग पढ़ेंगे या लिखेंगे, ठीक है। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस, आमतुल्ला, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस
Red herring prospectus means a prospectus in which complete information is not given in relation with quantum of issue, and price of issue. तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। प्रांजल शर्मा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। ठीक है, एक और बात आगे लिख सकते हो, यह प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में किसमें यूज होता है? यह प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है। अब सवाल और किसी के मन में आए ना आए, पर हमारे प्रांजल के मन में जरूर आएगा, हमारे प्रांजल के मन में जरूर आएगा। प्रांजल कह रहा है सर ये बुक बिल्डिंग क्या होती है? वैसे ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? रोहित सर, श्री 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 1008 रोहित सर आपको सिखाएंगे। ठीक है, किसमें? सिक्योरिटी लॉ में, करेक्ट, वो सिखाएंगे। लेकिन मेरा क्या कहना है, ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी लॉ का 70% मामला कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ है। अगर ये ना होता तो कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ ना होता। सर ऐसा क्यों? आप तारीफ कर रहे हो सिक्योरिटी लॉ की? हाँ बिल्कुल। कंपनी लॉ की? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। अपने सब्जेक्ट की? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। सर ये तो बात गलत है। हाँ गलत है। क्यों? इसका रीजनिंग आपको दे रहा हूँ, सबसे बड़ा। भरोसा मत कीजिए, ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट ही जन्मदाता है सेबी का। अगर कंपनीज एक्ट नहीं होता तो मैं सच कहता हूं सेबी नहीं होता। इसका मतलब कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा जोरदार तरीके से। कैसे? जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, तब जाकर सिक्योरिटी लॉ बनेगा, तब जाकर सिक्योरिटी लॉ बनेगा। भरोसा नहीं है मत कीजिए, रोहित सर से समझिएगा। करेक्ट रीजन है सेक्शन नंबर 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। रीजन है सेक्शन नंबर 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर आप ये बहुत गलत बात है, हर बात में आप सेक्शन की बात करते हैं। बच्चों तुम्हें भी आदतें हो जाएंगी, क्योंकि संगत का असर आता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपने अभी कहा ही था ना कि हम भी आपकी तरह हो जाएंगे सर, बिल्कुल। ठीक है, तो यू वुड बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड इट। सेक्शन नंबर 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सिक्योरिटी लॉ का अगर सेक्शन देखना चाहते हैं तो दैट इज सेक्शन नंबर 11A, सेबी एक्ट का सेक्शन नंबर 11A। ठीक है सर, आपको उसके भी याद हैं? बच्चों मैं यही काम करता हूं, देरट और देरट सुबह उठ के। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये बुक बिल्डिंग में यूज होता है। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है अमतुल्ला बिडिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है बेटा बिडिंग प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, इतना क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? अभी तक किसी को प्लीज़ यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि कल हर्षित भैया ने स्पेसिफिकली बोला था कि यू आर गोइंग टू गिव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। 2 बैचेज में श्रेयांश सर आप 5 मिनट का ब्रेक रखेंगे, उसके बाद ही आप शुरू करेंगे। अब मैंने कहा ठीक है, अब हमारे हर्षित भैया हैं, बोल दिया तो बोल दिया, उनकी बात तो हमें माननी पड़ती है। ठीक है, चलिए बताओ बच्चों, क्या यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लो। कंपनी लॉ को आज के लिए यहीं समाप्त करेंगे।